खिलाड़ी होते हैं उनको प्रति बच्चे 2000 रुपये की दर से शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है। और इस वर्ष माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 और 12 के लिए शैक्षिक भ्रमण हेतु धनराशि स्वीकृत थी प्रति छात्र छात्रा 300 की दर से। तो ये सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत होते हैं। और जब वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट जब एनुअल प्लानिंग होती है तो उसमें ये सारी चीज़ें अनुमोदित होती हैं, उनकी जैसे जैसे स्वीकृति प्राप्त होती है तो उसी हिसाब से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आज ये जो कार्यक्रम है विज्ञान महोत्सव, जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज भुवनेश्वर में किया जा रहा है। और इससे पूर्व विकासखंड स्तर पर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने वहाँ प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया होगा, आज वो इस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। और यहाँ से जो बच्चे प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे तो फिर वो राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। अभी दूरस्थ विकास खंडों की जो टीमें हैं वो भी मार्ग में हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि अभी वो मार्ग में हैं, तो जैसे ही वो हमारे मध्य होंगे तो वैसे ही हम प्रतियोगिता प्रारंभ कर लेंगे। लेकिन चूँकि कार्यक्रम बड़ा है इसलिए जो है हम उद्घाटन सत्र को आरंभ कर रहे हैं। और जैसा कि आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो कुछ ही समय में हमारे मध्य होंगे। के डिग्री राजकीय शिक्षा संघ के जो पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष हैं तो वो मंच पर अपना स्थान आप लोग अपनी फाइल यहाँ से प्राप्त कर लेंगे और हमारे अभिलेख जो सर हैं उनसे प्राप्त कर लेंगे। और अगर आप में से इनमें से कोई लोग अगर अनुपस्थित हैं तो उनके विद्यालय से यदि कोई और आए हैं तो आप एक बार जरूर सूचित करें ताकि यहाँ पे निर्णायक परिवर्तित करने में आसानी हो सके और कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सके। तो आप लोग अवश्य जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं तो आप इन्हें अवश्य यहाँ पर भेजें और अपनी निर्णायक की जो फाइल है वो प्राप्त करेंगे। और अगर अनुपस्थित है तो कृपया इसकी सूचना आयोजक गणों को अवश्य है ताकि इनको प्रतिस्थापित करके किसी इसको ना फाइल हैं वो इस परिसर में आ चुके हैं। कुछ ही समय में कुछ ही सेकंड में हमारे मध्य होंगे। आदरणीय डिप्टी मिनिस्टर से अनुरोध रहेगा कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस सभागार में किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र के पश्चात यहाँ पर विज्ञान नाटक की जो प्रतियोगिता है उसके जो प्रतिभागीगण हैं वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। और जो विज्ञान प्रदर्शनी के विषय से संबंधित अलग अलग कक्ष हैं वहाँ पर जो बाकी प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं वो वहाँ उपस्थित रहेंगे और जो आपके निर्णायक गण हैं वो आपके समक्ष आएंगे और जो है आपकी मार्किंग करेंगे। उद्घाटन सत्र में आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय इस परिसर में आ चुके हैं। आज के कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि हैं वो डॉक्टर दिनेश सती विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली, डॉक्टर प्रियंका उड़ियाल विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चमोली। अभी मंच पर हमारे वरिष्ठ प्रधानाचार्य श्री एस रावत जी, GIC साबिर सिंह, श्री राकेश कटियाल जी, GIC माना विज्ञान, श्री के बिंदी जी पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संघ के उपस्थित हैं। इस वर्ष विज्ञान महोत्सव की जो जनपद स्तरीय प्रतियोगिता है ये समग्र शिक्षा चमोली और विज्ञान प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग चमोली के समन्वय से आयोजित की जा रही है। और इसके जो 7 विषय हैं विज्ञान प्रदर्शनी के वो इस तरीके से हैं: खाद्य, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, परिवहन एवं संचार, प्राकृतिक खेती, आपदा प्रबंधन, गणितीय प्रतिरूपण, कचरा प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन। मेरा अनुरोध रहेगा जो हमारे NSS के स्वयं सेवक हैं और NCC के जो कैडेट हैं वो उन कक्षों के बाहर
रहेंगे, जहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी की जो उप विषय की प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जानी है, क्योंकि सभी छात्र छात्राएं इस मध्य जो है यहाँ हॉल में होंगे उद्घाटन सत्र के लिए। तो उनके द्वारा जो वर्किंग मॉडल या जो उनके मॉडल हैं वो बनाए गए हैं, तो वो कक्षों में हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा जो हमारे कैडेट हैं कि वो उन कक्षों के बाहर रहेंगे। और हमारी जो निर्णायक गण है, अगर कोई उनमें उपस्थित नहीं है तो आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं, श्री असवाल जी, श्री मोहित पुरोहित जी, श्री दीवान सिंह नेगी जी, श्री हिमांशु कपियाल जी, श्री प्रभात रावत जी, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर निर्णायक गण कोई उपस्थित नहीं है तो आप जो है उनमें यथासमय परिवर्तन कर दें। गंभीर असवाल जनपदीय विज्ञान संगठन का इनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इस वर्ष यह प्रतियोगिता समग्र शिक्षा चमोली के जो संरक्षक हैं वो हमारे आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर दिनेश सती, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, डॉक्टर प्रियंका उनियाल, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज जो विज्ञान महोत्सव अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर प्रतिरूपण, कचरा प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, और इसके लिए हमारे निर्णायक गणों को जो है उनकी जो फाइल है वो प्रपत्र सहित सौंप दी गई है। और इसके लिए हमारे सामने हमारे जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हैं वो एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर दिनेश सती, विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, डॉक्टर प्रियंका उनियाल, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर। मेरा अनुरोध रहेगा इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सिंह सर से कि वे पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। श्री सिंह सर। और मेरा अनुरोध रहेगा हमारे जनपदीय विज्ञान समन्वयक श्री गंभीर असवाल से कि वे इस कार्यक्रम में हमारे दोनों जो मुख्य अतिथि और भौतिक विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सिंह सर, हमारे आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय का स्वागत है। मेरा अनुरोध रहेगा हमारे आयोजक समिति के जो सदस्य हैं श्री गंभीर असवाल जी, श्री सतीश चमोली जी, श्री हिमांशु कपियाल जी, इनसे अनुरोध रहेगा कि मंच पर उपस्थित जो हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और जितने भी मंचासीन हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर प्रियंका उनियाल, विभागाध्यक्ष, अनुरोध रहेगा कि वो हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन इस वर्ष अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में किया जा रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा चमोली और विज्ञान प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग चमोली के समन्वय से यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इससे पूर्व ये प्रतियोगिता विकासखंड स्तर पर संपन्न हुई और विकासखंड स्तर पर जिन भी छात्र छात्राओं ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, आज वो इस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। 7 विषयों में विज्ञान प्रदर्शनी की ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी है और उनके लिए अलग अलग निर्णायकगण हैं। और साथ ही हमारे जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और एक्सपर्ट के रूप में हमारे मध्य हैं, तो जब वो आपके शिक्षक गण हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा हम सभी का बैज अलंकरण करेंगे। आज इस कार्यक्रम का आयोजन अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में किया जा रहा है। हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश सती, विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, डॉक्टर प्रियंका उनियाल, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर। और इस कार्यक्रम के जो संरक्षक हैं आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय वो हमारे मध्य हैं। और आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में ही इस कार्यक्रम को
यहाँ जनपद स्तर पर आयोजित किया जाए। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वे सर्वप्रथम पंजीकरण करा लेंगे, और क्योंकि कोई भी कार्यक्रम है, हम ज्ञान और विद्यालय से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पर हैं, और किसी भी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो दीप प्रज्वलन के माध्यम से ही होती है। तो मेरा मंच पर जितने भी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मंचासीन अतिथि हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। मंच पर आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण और जितने भी लोग हमारे मंच पर हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। और अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर की जो टीम है, श्री शिषपाल सिंह नेगी से मेरा अनुरोध रहेगा कर दीजिए। बात जो है सरस्वती वंदना के लिए राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगवाड़ की प्रस्तुति थी।
समन्वयक श्री यशवाल जी से कि आज के कार्यक्रम के संबंध में तो सभी को जानकारी देंगे कि कैसे कैसे किस तरीके से आयोजित किया जाना है। धन्यवाद जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जनपदीय विज्ञान महोत्सव 2024 में मंचासीन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मुख्य अभिभावक परम सम्मानित मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली आदरणीय DS रावत सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच परम सम्मानित डॉक्टर दिनेश सती जी HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, विशिष्ट अतिथि के रूप में परम सम्मानित डॉक्टर प्रियंका उनियाल जी HOD डिपार्टमेंट बॉटनी। इस कार्यक्रम के स्थल संयोजक प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट GIC प्रोफेसर आदरणीय कर्मवीर सर, मंचासीन वरिष्ठ प्रधानाचार्य आदरणीय राकेश अपलाल जी JSC माना गिंगरान, आदरणीय SS रावत प्रधानाचार्य GIC सावरी सेन, हमारे बीच उपस्थित हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय KK डिमरी जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे बड़े भाई आदरणीय AP डिमरी जी, समर्थ शिक्षा चमोली के जिला समन्वयक पैडागॉजी आदरणीय प्रदीप मिश्री, आदरणीय सतीश चमोली जी, सभी विकास खंडों के ब्लॉक समन्वयक तथा मार्गदर्शक होती है। तो विज्ञान की बहुत सारी गतिविधियां होने लगी है। सीमांत पर्वतीय इससे पहले जो यूकॉस संचालित करता, तो हमने ये सोचा कि हमारे ये प्रतिभागी बच्चे कितनी जगह बार बार जाएं, कभी सीमांत में जाएं, कभी SCRT के द्वारा विभागीय जो गतिविधियां होती है, कभी RRAM है, RAM है, राज्य समग्र शिक्षा के अंतर्गत। तो इस बार समग्र शिक्षा चमोली ने ये सोचा कि हम दोनों एक साथ समन्वय स्थापित करके इस प्रतियोगिता को एक साथ संचालित करें। तो इसलिए इस बार इसका जो आयोजन हो रहा है, एक तो विभागीय शिक्षा विभाग चमोली और दूसरा समग्र शिक्षा चमोली उत्तराखंड इसको संचालित कर रहा है। तो इस प्रतियोगिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि इसमें दो गतिविधियां हैं। एक तो बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी है। बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में दोनों वर्ग हैं, जूनियर और सीनियर। जूनियर वर्ग है कक्षा 6 से 8 तक और सीनियर वर्ग है कक्षा 9 से 12 तक। इन बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में 7 उप विषय हैं, अर्थात 7 उप विषय में तो ब्लॉक स्तर से जो प्रथम और द्वितीय बच्चा चयनित हुआ है वो यहाँ पर प्रतिभाग करेगा विज्ञान प्रदर्शनी में। तो 7 दूना 14 बच्चे यहाँ से, हमने प्रत्येक ब्लॉक से दोनों बच्चे आएंगे, तो 7 दूना 14 बच्चे जूनियर से, 7 दूना 14 बच्चे सीनियर से। और ड्रामा विज्ञान ड्रामा में विकास खंड स्तर पर जो टीम प्रथम निकली है उसमें 8 बच्चे होंगे, अधिकतम 8 बच्चे। तो 36 बच्चों की टीम एक विकास खंड से आज यहाँ पर प्रतिभाग कर रही है। इसी प्रकार यहाँ से हम जब निर्णय करेंगे तो हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों बच्चों को, जो उच्च सर्वोच्च बच्चे होंगे उनका निर्णय करेंगे। तो उनमें से ही प्रथम और द्वितीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी देहरादून में होने जा रही है। 7 तारीख को जनपद चमोली की टीम प्रस्थान करेगी। तो प्रथम और द्वितीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में निकलेंगे और विज्ञान ड्रामा में जो सर्वोच्च टीम होगी वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। अर्थात 36 बच्चों की टीम जनपद चमोली का प्रतिनिधित्व करने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रस्थान करेगी 7 तारीख सुबह को। मैं प्यारे बच्चों आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके मार्गदर्शक शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप व्यस्तम कार्यक्रम के बीच अपने बच्चों को यहाँ प्रतिभाग कराने के लिए ले आए। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा गतिविधियां हैं। मेरा निर्णायकों से बहुत निवेदन है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाई थी, इसलिए लगाई थी कि दीपावली के कारण हमने सोचा कुछ का व्यक्तिगत कार्य अगर ना आए तो हम सामंजस्य बिठा देंगे, समन्वय स्थापित करेंगे। यदि अगर कोई साथी नहीं है और उनकी सबका दायित्व है कि हम ये विभागीय जो गतिविधियां हैं इनको निर्विघ्न संपन्न कराएं, संचालित कराएं। दूसरा मेरा अनुरोध है, मैं आप लोग को बता दूंगा कि 2022 में राज्य स्तर पर जनपद चमोली से 3 बच्चे नेशनल के लिए चयनित हुए थे और गत वर्ष 2023 में 10 बच्चे
राज्य स्तर में राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए थे तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। गत वर्ष हमारे पास 5 ही सब टॉपिक थे और 5 सब टॉपिक का मतलब 20 बच्चों ने 10 जूनियर से 10 सीनियर से राज्य स्तर में प्रतिभाग किया। तो उसमें से 10 बच्चे चयनित हुए। विज्ञान ड्रामा में जीजेसी गौचर की टीम चौथे स्थान पर निकली थी। तो बहुत गर्व की महसूस होता है कि जब राज्य स्तर पर, क्योंकि वहां जनपद का नाम आता है चमोली, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, ये न सोचो ये मेरे ब्लॉक का बच्चा है, ये न सोचे ये मेरे स्कूल का बच्चा है, ये न सोचे ये मेरे दोस्त के स्कूल का बच्चा है। मुझे जनपद की सर्वोच्च टीम चाहिए। जो सर्व उत्कृष्ट बच्चा होगा वही राज्य स्तर के लिए जाना चाहिए। तो मेरा सबसे निवेदन है कि बच्चा अपना बच्चा समझ करके उनका मूल्यांकन कीजिएगा। आपको हमने सारे डिटेल आपको दे रखी है। अब लेख में सारा काम करके रिप्लेसमेंट विकास खंड से दूसरा बच्चा आया हो तो आपने जहां पर अगर बच्चे का नाम जरूर पूछ लेना। अगर उस बच्चे की जगह दूसरा आया तो केवल ये संशोधन करना है आपने कि उस बच्चे का नाम के स्थान पर दूसरे का नाम लिखना। बाकी आपको सारा काम दिया है। बच्चे का नाम भी लिखा हुआ है, विद्यालय का नाम भी लिखा है। आपने बच्चे का मॉडल दिए तो जोशीमठ की टीम ब्लॉक समन्वयक जोशीमठ अपने ब्लॉक विकास खंड की टीम तैयार रखें। इसके बाद सभी विकास खंड विज्ञान ड्रामा की टीम तैयार रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय का संबोधन समाप्त होगा तो सभी बाल वैज्ञानिक बच्चे अपने अपने कमरों में जाएंगे। यहाँ केवल विज्ञान ड्रामा की टीम रहेगी और निर्णायक गणों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग भी कक्षों में मूल्यांकन के लिए जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके, लेकिन मूल्यांकन उच्च स्तर का हो। जो बच्चा वर्किंग मॉडल होगा किसी का और हो सकता है उस रूम में विद्युत एक्सटेंशन रूम में उनको बुला दीजिएगा। ऊपर फिजिक्स लैब है, या तो यही हॉल में आप बुला सकते हैं। 2 मिनट उनका जरूर, जिससे हमारा बच्चा क्या हो संतुष्ट हो जाए कि मैंने इतनी मेहनत की थी और मेरा मॉडल देखा गया है। वास्तव में विज्ञान के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे बहुत खर्चा भी करते हैं, तो उनका मूल्यांकन होना जरूरी है। मेरा सभी मार्गदर्शक शिक्षकों से ब्लॉक समन्वयक से निवेदन है कि कोई बच्चा छूटे नहीं। जिसका मूल्यांकन जरूर आप पता कर लीजिएगा कि बच्चे का मूल्यांकन हो गया या नहीं हुआ। किसी प्रकार की अगर कोई असुविधा हो रही है या किसी पर कोई संदेह हो रहा आपको, जो फाइलिंग आपको दे रखी निर्णायक महोदय या अभिलेख में, तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा कि कहाँ पर क्या करना है। आपका संदेह तुरंत दूर कर उच्च स्तरीय हो, मेरा ये विशिष्ट विनम्र अनुरोध है, जिससे कल हम राज्य स्तर में प्रतिभाग करें तो जनपद चमोली का नाम वहां आए। क्योंकि तो पहले चमोली का नाम आएगा, तब विकासखंड का नाम आएगा, तब विद्यालय का नाम आएगा। तो चमोली का नाम जैसे पहले भी उच्च स्थानों पर रहा है तो इस वर्ष भी ऐसा ही रहे। इस बार थोड़ा हम सबसे लेट में, लगातार राज्य स्तर से मुझे अभी भी फोन आ रहे हैं कि आपने अभी तक सूची नहीं भेजी है। तो मेरा सभी विकास खंड के अपने ब्लॉक समन्वयक साथियों से निवेदन है कि अगले वर्ष से ससमय इन प्रतियोगिता, जैसे हम विज्ञान संगोष्ठी करा देते हैं उसके तुरंत बाद विज्ञान महोत्सव की तैयारी, आयोजन की तैयारी आपके द्वारा हो जानी चाहिए, जिससे हम इतने लेट ना हो। क्योंकि 7 तारीख हमने प्रस्थान करना है। राज्य स्तर में बड़ा आयोजन है, बहुत तैयारियां उनको करनी पड़ती है, इतनी फाइलिंग उनको बनानी पड़े तो वो तभी होगा जब 13 जनपद की पूरी सूची वहां आ जाएगी। जरूर कराएगा, आप आधा घंटा लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उनको भोजन जरूर कराएगा। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप अपने व्यस्तम समय के बाद भी हमारे बीच उपस्थित, चाहे मैं पूरे शिक्षा विभाग चमोली की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो है इस प्रतियोगिता से संबंधित जितने भी प्रपत्र थे वो पासवान जी के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं और सारे प्रपत्र जो है प्रिंटेड हैं। इसलिए जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रतिभागी के रूप में आए हैं सबका जजमेंट होना है, कोई भी प्रतिभागी छूटना नहीं चाहिए। और दूरस्थ ब्लॉकों से भी हमारे मध्य टीमें आ चुकी हैं, वो कक्ष के बाहर है, तो ऊपर जो शिफ्ट है वहाँ में बैठने की व्यवस्था की गई है। जितने भी बच्चे बाहर हैं, मेरा उनके गाइड टीचर से अनुरोध रहेगा कि वो बाहर न रहें, उनको ऊपर भी जो है बैठने की व्यवस्था की गई है, तो आप उनको ऊपर बैठा दीजिए। और अब स्वागत गान के लिए अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर की जो टीम है श्री शिषपाल सिंह नेगी जी के मार्गदर्शन में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर स्वागत गान की
पर आकर हमारे बच्चों का आज के कार्यक्रम के संबंध में मार्गदर्शन करेंगी डॉक्टर प्रियंका उनियाल। शिक्षा अधिकारी महोदय, आयोजित विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, मेरे साथी प्राध्यापक गण और विभिन्न विद्यालयों से यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए आए हुए प्यारे बच्चों, हम सभी यहाँ पर इस विज्ञान प्रदर्शनी के विभिन्न कड़ियों के रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं। आप लोग भी और हम लोग भी, चाहे नाम कुछ भी हो, कोई विशिष्ट अतिथि है, कोई समन्वयक है, कुछ आपके साथ प्राध्यापक गण यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन सभी हम इस एक विज्ञान महोत्सव के ही विभिन्न कड़ियाँ हैं और सभी हम यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं विभिन्न रूपों में। तो विज्ञान एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है बोलने के लिए। अगर बोलना शुरू किया जाए इस पर तो ये नेवर एंडिंग टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल एक स्पेसिफाइड ट्रैक पर ही रहकर अपनी बात करूंगी। तो विज्ञान का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग, या विज्ञान शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आता है? सही सुन रही हो अगर मैं तो? आयरन मैन। अच्छा ठीक है, आयरन मैन को हम एक तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं इनोवेशन की तरफ, है ना? आयरन मैन, इसका मतलब एक तरीके का क्या कहेंगे उसे, देखो टेक्नोलॉजी बेस्ड फिगर है, बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड फिगर आयरन मैन, एक तरीके से इनोवेशन पार्ट ऑफ साइंस। तो साइंस की जब हम बात करते हैं या खास करके विज्ञान प्रदर्शनी की बात करते हैं कि बच्चे आपको विज्ञान प्रदर्शनी में जाना है, तो बच्चे के दिमाग में क्या आता है सबसे पहले कि मुझे कुछ इनोवेटिव बनाना है, आता है ना? सबसे इनोवेटिव मेरा आइडिया लगे या सबसे इनोवेटिव मेरा मॉडल लगे। तो साइंस के दो मेजर एस्पेक्ट्स रहते हैं जो कि हमारे सबके दिमाग में सबसे पहले आता है साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं, एक डिस्कवरी और दूसरा इनोवेशन। डिस्कवरी का मतलब है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसकी खोज करना, और इनोवेशन का मतलब है डिस्कवरी के ऊपर बेस्ड कोई नई टेक्नोलॉजी बना लेना। तो इनोवेशंस लगातार होते रहते हैं, लेकिन वो इनोवेशंस आते कहाँ से हैं? जो ऑलरेडी प्रेजेंट नॉलेज है उसी से इनोवेशन आता है, इसीलिए इनोवेशंस लगातार होते रहते हैं, है ना? तो ये दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं साइंस के, डिस्कवरी एंड इनोवेशन। हमारा जो कंट्री है उसका बहुत ही वास्ट ट्रेडिशनल सिस्टम है ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। हमारी कंट्री में डिफरेंट इन्वेजन्स हुए हैं जो कि हमारे जो रिच कल्चरल हेरिटेज, एस्ट्रोफिजिक्स के कॉन्सेप्ट सूर्य संहिता में लिखे गए हैं, बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट उसके अंदर हैं और बहुत पुराना स्क्रिप्चर है। चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, बहुत सारे हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, सभी में साइंटिफिक नॉलेज बिल्कुल बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स उनमें दिए गए हैं और ये बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है या जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही साइंटिफिक हैं। नेचुरल सीड्स, ओके ठीक है। क्यों हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम में से देखो कई सारे बच्चे तुम में से ऐसे होंगे जो ये विलेजेस में रहते होंगे, गांव में घर होगा जिनका, है ना? कितने बच्चे? सबको काम करना पड़ता है और बच्चों को अच्छा नहीं लगता करना, लेकिन करना पड़ता है ना, है ना? तो साइंस का बच्चा अगर है तो उसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि तुम बच्चे साइंस के स्टूडेंट हो, और हम लोग तो पर्टिकुलरली लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो जाते हैं। तो साइंस का जो भी बच्चा है उस बच्चे को एक काम करना होता है हमेशा कि उसे अपना ऑब्जर्वेशनल आई हमेशा खुला रखना है, हमेशा ऑब्जर्वेशन करते रहना है। क्योंकि साइंस का बच्चा, देखो साइंस में क्या करते हैं हम, साइंस बेस्ड होती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और उन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करके कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं या इनोवेशंस करते हैं। जितनी भी डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस होती हैं वो ऑब्जर्वेशंस
एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। और हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम भी है वो भी ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिबेट्स के ऊपर ही रहा है हमेशा से। जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज भी होती थी इंडिया में, वहां पर भी देखो गुरु याद करते थे, मेमोराइज करते थे। अभी भी स्कूल्स में तुम लोग को डांट डांट के बार बार बोल बोल के टीचर्स याद करवाते हैं ना, ये आंसर याद करना है ना, ताकि बच्चे के दिमाग में बिल्कुल एटलीस्ट कॉन्सेप्ट एक दिमाग में रहे। जब बच्चा है तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में आके बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट रहता है और हम लोग उसको केवल कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग केवल उसको सोचने लायक बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा अलग अलग साइंस की डिफरेंट स्ट्रीम से या डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में इंटर रिलेट करके कुछ नया बच्चा प्रोड्यूस कर सके, उसे अप्लाई कर सके, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सके। और अगर है तो कुछ नया बच्चा इन्वेंट कर ले, कुछ नया बच्चा इनोवेटिव कुछ प्रोड्यूस कर ले। तो यही हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम भी रहा है। एक एग्जांपल से तुमको मैं समझाती हूँ, और ये प्रैक्टिस हमारे सबके गांव में यूज करी जाती है। हमारे गांव में बहुत ही सस्टेनेबल वे होता है लिविंग का। चाहे हम अपने घरों को देखें, जो पुराने मॉडल्स जो होते हैं घर के कैसे होते हैं। हम लोग के गांव में किस टाइप के घर होते हैं? जो ऊपर छत होता है वो उसके नीचे से जो चिड़के पेड़ के लगाए रहते हैं और ऊपर से पठाल होती है। हाँ। और वो पत्थरों का होता है। पत्थरों का होता है, उसके ऊपर पेस्टिंग होती है कुछ। पेस्टिंग घिसा जाता है घर को? नहीं घिसा जाता। अच्छा, तुम्हारे घर को नहीं घिसा जाता। वो किसी का गांव का घर ऐसा है कि जो मतलब अरे मिट्टी का घर भी है ना। और जो गांव के घर होते हैं, गांव के घरों में एक चीज ऑब्जर्व करिए तुमने, हम लोग गांव जाते हैं तो मैं तो ऑलरेडी इन्फॉर्म करके जाती हूँ जितने भी लोग मुझसे कांटेक्ट में होंगे कि मैं गांव जा रही हूँ और मेरा नेटवर्क नहीं आएगा, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना पड़ता है या एटलीस्ट हमें कमरे से बाहर निकलना पड़ता है अगर किसी से बात करनी है या अगर हमें कुछ डाउनलोड करना है तो, क्योंकि बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं आता कमरों के अंदर। क्यों नहीं आता होगा कमरों के अंदर बहुत अच्छा नेटवर्क? या बाहर निकल के नेटवर्क अच्छा आने लगता है? क्योंकि वो जो पेस्टिंग जो करी जाती है वो एक तरीके से रेडिएशन रेजिस्टेंट बना देता है उस चैम्बर को। तो हम लोग रेडिएशन से हम लोग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, रेडिएशन से बच जाते हैं। अब आजकल तुम लोग देखो अगर तो कई सारे पेंट्स के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो पेंट्स की हैं वो एंटी रेडिएशन पेंट्स बना रही है ना, है ना। मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स का एक एड आजकल चल रहा है कि एंटी रेडिएशन पेंट हम बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने रेडिएशन से घिरे हुए हैं कि अब हम लोग उससे बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है, हमारे अपने खुद के आसपास अगर देखो, फर्टिलाइजर अपने फार्म में यूज करते हैं। हमारे गांव में अगर किया जाता है तो क्या होगा उससे? एक साल क्रॉप बहुत अच्छी होगी, नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही शार्पली डिक्लाइन हो जाता है, नहीं हो पाता प्रोडक्शन उतना अच्छा। तो इसीलिए हमारे ही स्टेट में एक बीज बचाओ आंदोलन भी चला था बीच में, है ना। मेरे ख्याल से टीवी में बीज बचाओ आंदोलन वहां पर उसको स्टार्ट किया गया था जी। हाँ जी, बस हो गया। वहां पर वो मूवमेंट एक बहुत बड़ी चली थी कि हमें अपना ट्रेडिशनल सीड यूज करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल सीड को यूज नहीं करेंगे, नया सीड बाहर से लाके हमने अपने फार्म पे बो दिया जहां पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से सेम क्रॉप बोई जा रही थी। एकदम नया सीड लाके हमने बो दिया, केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो सॉइल में जो माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होती है, माइक्रोफ्लोरा मतलब सॉइल में जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, उसको कंफ्यूज कर दिया हमने। उसका ऑब्लिगेट रिलेशन था एक पर्टिकुलर प्लांट के साथ में, हमने बिल्कुल नया प्लांट लाके वहां पे बो दिया है, तो वो माइक्रोफ्लोरा खत्म हो जाती है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी का मतलब होता है सॉइल में मिनरल्स का प्रेजेंस होना और माइक्रोफ्लोरा का, वो अच्छी क्रॉप दे ही नहीं पाएगा। और वापस हम अपने ट्रेडिशनल सीड अगर लगाते हैं तो उसके लिए माइक्रोफ्लोरा तो बचा ही नहीं ना, जिस माइक्रोफ्लोरा के साथ वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर
डॉक्टर दिनेश सती जी मैं इन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। सती सर की जो शिक्षा हुई है वो यहीं से हुई है और अपने पीएचडी टेन्योर के दौरान 6 महीने इनको यूएसए में भी रहने का मौका मिला और वहाँ पर भी इन्होंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। तो मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय डॉक्टर दिनेश सती सर को कि वो भी आज के कार्यक्रम के संबंध में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सर के मार्गदर्शन में बीएससी फर्स्ट से और एमएससी फाइनल तक की शिक्षा मैंने प्राप्त की है। तो डॉक्टर दिनेश सती सर। मंचासीन इस विभाग के संरक्षक आदरणीय सीओ सर, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य सिंह सर, मंचासीन डिमरी सर, एपीडीबी सर जो कि साइंस के ही टीचर हैं, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे प्राध्यापिकाएं एवं प्यारे बच्चे जो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले हैं। बहुत सारी थिंकिंग बोलते हैं, आपके चारों ओर जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको समझना ये साइंस है। और साइंस जब हम समझते हैं तो बहुत मोटी मोटी किताबें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन वो किताबें मोटी मोटी नहीं है, वो हमको समझाने का तरीका है कि हम चीजों को समझ सकें। 2 टाइप का विज्ञान आप 2 टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है थियोरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम हम सब ने सुना है, उनके पास कोई लैब नहीं थी, सारा का सारा साइंस उनके माइंड में था, उनके दिमाग में था, क्योंकि जो चीजें हो रही है उसके बारे में सोचते थे। ऐसे ही कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ लोग उस एक्सपेरिमेंट में जो कॉजेज हैं उसके बारे में अपना नॉलेज रखते हैं, तो वो थियोरेटिकल हुआ। तो साइंस में 2 जो स्ट्रीम है रिसर्च की खासकर, वो दोनों स्ट्रीम पैरेलल चलती हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नोबेल प्राइज का नाम सुना होगा, तो नोबेल प्राइज में ज्यादातर उन थियरीज को ही अवार्ड मिलता है जिन थियरी को प्रैक्टिकली हम प्रूव कर चुके होते हैं। आज के दौर में हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, करते हैं हम उसके साथ मैनिपुलेशन करना शुरू करते हैं, तो पूरा का पूरा जो साइंस है वो चेंज हो जाता है। तो 1950 से हम 1900 के बाद जो साइंस हम पढ़ रहे हैं वो बहुत एडवांस साइंस है, और उस साइंस को आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बायो में भी पढ़ते हैं, और वो साइंस है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम बायोलॉजी। तो क्वांटम 1900 के बाद जो शुरू हुआ है, वहां पर हम 10⁻⁻10 की बात करते हैं, नैनो की बात करते हैं। जिस दिन हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात और अच्छे से करना शुरू कर देंगे और उसमें रिसर्च हो जाएंगे, तो जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, सबसे बड़ी बीमारी अभी हमारे सामने कैंसर है। तो कैंसर का जो इनिशियली जो ट्रीटमेंट है वो नैनो टेक्नोलॉजी के बेस दिया जा रहा है, यानी हम जो कैंसर सेल है, सिंगल एक कैंसर सेल जो अफेक्टेड है उसी को टारगेट करें। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे नैनो रोबोट्स और बहुत सारे जो ड्रग्स मेडिसिन है जो एक सिंगल सेल को ही टारगेट करें, इस टाइप से साइंस आगे बढ़ रहा है। हमको अभी लगता है कि मैथ्स में जो साइन थीटा कॉस थीटा हम पढ़ते हैं, कई बच्चे कहते हैं इसका कोई यूज नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। लेकिन जो नासा है और इंडिया में जो इसरो है, जो सैटेलाइट भेजते हैं, जो मिसाइल लॉन्च करते हैं, ये सारे साइन थीटा कॉस थीटा आपके वहां पे यूज होता है। स्कॉलरशिप उसे कहते हैं, वो आपका बीएससी से लेकर एमएससी, और एमएससी के बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो वहां भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। यानी आपकी पढ़ाई पूरी की पूरी आपके अपने पैसों से हो सकती है। इसलिए साइंस पढ़ने के लिए आपको सरकार बहुत सारे प्रोत्साहित करती है। जितने भी साइंस की स्कीम है, आपके जो साइंस के टीचर हैं वो आपको जरूर उस बारे में बताते होंगे, और आप उन योजनाओं का लाभ लेकर के हम तो यही चाहते हैं कि आप में से कई लोग रिसर्च के फील्ड में जाएं, आप साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाएं, जाकर के आपको इस समाज को करने के लिए कुछ मौका मिले, इस समाज की बेहतरी आपके द्वारा हो सके। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर कई नेशनल वर्कशॉप, स्टेट वर्कशॉप में अपने पेपर भी प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे भी ये मौका मिला है। मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सिंह सर को कि वे भी आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्री सिंह सर। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश सती जी और डॉक्टर प्रियंका भूनिया जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और साइंस के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे डीसी हैं, और सभी मुंचासीन तथा हमारे विद्वान निर्णायक होंगे जिनके सहयोग से बच्चे स्टेट लेवल पे प्रतिभाग भी करेंगे और स्थान प्राप्त भी कर सकेंगे।
श्रेष्ठतम कृति, श्रेष्ठतम प्रतिभागी अगर चयनित होगा निश्चित रूप से ये बहुत कुछ उन पर डिपेंड करेगा। और हमारे मार्गदर्शक शिक्षक तथा प्रतिभागी प्यारे बच्चों, विज्ञान के में अभिरुचि बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। और आप लोगों ने देखा होगा एक विज्ञान महोत्सव सीमांत के नाम से के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि नई चीज़ें हमारे देश में तैयार हों, इन्वेंट हों, इनोवेट हों। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप शुरू किया। पहले हमारे यहाँ देश में केवल इस्टेब्लिश जो जमी जमाए व्यापार होते थे, बिजनेस होते, इंडस्ट्री होते, वही लगते थे। लेकिन अब स्टार्टअप करने का भी कारण था और उनको जो इंसेंटिव देने का भी, क्योंकि लोग जो है शुद्ध प्रॉफिट चाहते थे, तो उनको इंसेंटिव दे करके जिससे कि वो थोड़ा सा प्रोत्साहित हों और हमारे यहाँ नई नई चीज़ें जो है तैयार हों, नई टेक्नोलॉजी उससे कार्य हों। क्योंकि ये बड़ी विडम्बना भी है हमारे साथ में कि हमारे बगल में चीन, जापान जो है और वेस्ट का, भले ही हम जो है कुछ क्षेत्रों में तो बहुत आगे पहुँचे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत आगे पहुँचे। IT में जो है हमारे देश के वैज्ञानिक उसमें सिलिकॉन वैली में 50% के लगभग वही काम कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ करके जाते हैं, IIT में पढ़ते हैं और सेवा अमेरिका में भी जाते हैं। तो सरकार इस पर प्रयास कर रही है कि हमारे यहाँ कुछ वो नए तरीके से काम हो। आप देखेंगे हमारे यहाँ खेती से चाहे घर का काम हो, वही ट्रेडिशनल वे में चल रहा है। उसका कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, हमें क्वेश्चन और आंसर तैयार करने हैं। आंसर का मतलब क्या है, उसका जीवन में उपयोग क्या है, हमारा जो कंटेंट है विषयों में उसका रिलेशन व्यावहारिक जीवन से क्या है और उसमें कैसे हम जो है उसको श्रेष्ठ बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उस पर वो सोच पर आधारित नहीं है। बाहर में स्ट्रीम ऐसे करके विषय भी हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इस तरह करके रुपया, लाख करोड़ रुपया डॉलर में बाहर जाता है। तो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर हम लोगों को ये चीज़ देखनी है, हमारे अध्यापकगण, कि बच्चे जो जवाब लिख रहे हैं वो उसको समझ करके, जैसे मैडम ने भी कहा कि भाई कॉलेज में आपको याद करना नहीं सिखाया जाता। याद करने वाली जो परंपरा जो शिक्षा में हमारी आई है ना, उसमें बहुत कुछ ये चीज गड़बड़ की है। बाहर और देश जो है छोटे में ही बच्चे में स्किल क्या है उसको स्पेशलाइजेशन उसी तरफ डाइवर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स वाला है तो स्पोर्ट्स में, हमारे यहाँ 150 करोड़ की जनसंख्या है। आप लोग देख लीजिए कितने किस चीज में एक्सेल कर रहे हैं। CII एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उसने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि भाई 8% बीटेक धारी एम्प्लॉयबल हैं केवल, मतलब जिनको जॉब मिल सकता है, बाकी वो पढ़ करके याद करके पास किए हुए हैं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। तो आपको कुछ भी कर रहे हो उसमें सवाल क्यों हो रहा है, क्यों, कैसे, और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, साइंस का मतलब ये दैट मेक्स आवर लाइफ इजी। हम जो है वैसे तो मनुष्य ने जब से मनुष्य जीवन आया है प्रकृति का जितना दोहन कर सकता हो अपने यूज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हर चीज का, उसमें बहुत नेगेटिव चीजें भी हुई हैं। आप देख लीजिए न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर पावर भले जो है अब जो है हमारे बेनिफिट के लिए यूज हो रही है, लेकिन न्यूक्लियर बम भी बने हैं आजकल के, खाद्य से, स्वास्थ्य से। आप लोगों ने देखा उसमें कूड़ा प्रबंधन है और रिसोर्स प्रबंधन है। इन चीज़ों पर जो है ज़्यादातर टॉपिक इसीलिए फोकस किए गए हैं कि आप लोग सेंसिटाइज हों इन चीज़ों के बारे में। जो इन्फेंट माइंड है ना, उसको अगर एक तरफ सोचना शुरू कर दे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, और उसी, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक जो है उनके पास में साधन थे कुछ ऐसे है, वो कल्पना से एक बार उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बेतार से बात हो सकती है, पिक्चर देखी जा सकती है। ठीक है, तो वो उसमें जो सिस्टमेटिक आगे बढ़ करके एक्सपेरिमेंट करके उसको अचीव किया है। उसका आधार कल्पना ही रहा है। उन्होंने कल्पना में जब किसी ने कुछ सोचा होगा तभी जो है सिस्टमेटिकली उससे आगे बढ़े। तो ये आपने
करना है कि भाई जो भी सामान्य आप काम कर रहे हो उसको और नए तरीके से कैसे हो सकता है, ये सोचना है। ऐसी सोच को बढ़ावा देने के लिए ये सारे कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। कुछ हमारे नए तरह आप देख रहे हैं आजकल सामान्य जीवन हमारा चाहे खेती हो वही सब छूट रहा है, सब छूट रहा है। इसमें टॉपिक भी ऐसा है ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा हुआ, जबकि पानी है सब कुछ है, लेकिन एक बंदर के नाम पे लोगों ने खेती छोड़ दी। और वहाँ जो है खेती जो है फैक्ट्रियों टाइप की बाहर विदेशों में ऐसी टेक्नोलॉजी कर दी गई, इस कमरे में जो है कई एकड़ खेत के बराबर जो है सारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये चीजें इसी चीज को भी बच्चे के कुछ ना कुछ नया कुछ सोच आए, नया मनुष्य जीवन हम लोग अगर ऐसी जो है और निकल गए और इस समाज को कुछ नहीं दिया, देने का जो सबसे बढ़िया तरीका वो है कि कुछ नया देना। हम सोचते हैं वैज्ञानिकों ने ऐसा दिया, वैज्ञानिकों ने कितना दिया होगा इस समाज को, तभी तो आज हम इस स्थिति में हैं। हर चीज़ जो है हम जो है हवाई जहाज में उड़ भी रहे हैं और इतना हाईटेक जो है कंप्यूटर मोबाइल हमारे हाथ में है आज उन्हीं की बदौलत। तो ये एटीट्यूड डेवलप करने के लिए मेरा अनुरोध सभी बच्चे, भले ही आपने अपने मार्गदर्शक के मदद से बनाया होगा, लेकिन कोशिश ये उनको भी टीचर्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को आइडिया दो और लेट हिम डू हिमसेल्फ, वो खुद करे, खुद आगे बढ़े। उसको थोड़ा सा जैसे उठाना है उंगली पकड़ के पूरा नहीं चलाना है। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है, खाली थोड़ा सा, उसके बाद वो अपने आप कर देता है। माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में आयोजित होते हैं और सर जो है हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और बच्चों की प्रतिभा को भी देखते हैं। और निश्चित रूप से आज भी आपकी जो प्रस्तुतियां हैं विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान नाट्य के रूप में शिक्षा अधिकारी महोदय को इस कार्यक्रम के संबंध में स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जय रावत एवं श्री राकेश टपली जी उनका इस कार्यक्रम में। इसके पश्चात जोशीमठ मंच पर होगा और विज्ञान प्रदर्शनी के लिए जो आपको देखेंगे ओपी पुरोहित जी आदरणीय मॉडल को लेकर के संबंधित कक्षों में चले जाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। जो भी उन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी में टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके अनुसार जो भी उन्होंने मॉडल बनाया है तो उस संबंध में उनका मार्गदर्शन करेंगे कि आगे तो कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं। तो आप तीनों से अनुरोध है मंचासीन निर्णाय के रूप में मंचासीन होने का कष्ट कीजिएगा। आदरणीय रावत जी है कि किस प्रकार का इनका परिदृश्य होगा, सजावट होगी, उसका भी इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। भाषा केवल वो होगी जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। गढ़वाली में अगर कोई नाटक ड्रामा नहीं चलता, अब यहाँ पर वो प्रस्तुत कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मार्किंग आप लोग अपने अनुसार कर लें, क्योंकि यहाँ पे बैठा कि अच्छा राज्य स्तर पर केवल वही भाषाएं मतलब इस ड्रामा में जो भारतीय संविधान में जिनको मान्यता है। हमारे ड्रामा अगर गढ़वाली भाषा में तो बच्चे तो प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन उसकी मार्किंग उस हिसाब से आपको करनी है। गढ़वाली भाषा का ड्रामा आगे नहीं निकलता राज्य स्तर में। तो आप तीनों निर्णायक गणों से निवेदन कि जो ड्रामा की निर्णय के लिए जो मूल्यांकन बिंदु है उनमें वेशभूषा और इनका मंच का जो सजावट परिदृश्य इत्यादि है, सहायक सामग्री, उनका भी विशेष ध्यान रखिएगा। और इस विज्ञान ड्रामा को संचालन संपादन के लिए ब्लॉक समन्वयक कर्णप्रयाग आदरणीय देश नेगी जी और ब्लॉक समन्वयक दसोरी आदरणीय ओपी पुरोहित जी, आप दोनों से निवेदन कि जो भी विज्ञान की टीम जिस भी विकास खंड की तैयार है उनको अविलंब मंच पर बुलाने का कष्ट कीजिएगा। तो सर है विकास खंड जोशीमठ, तो आपका समय शुरू होता है अब। शुभ प्रभात एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज हम यहाँ पर बाल विज्ञान महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य पर हम प्रियंशी राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज ज्योतिर्मठ से आप सबके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। नाटक का टाइटल है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसमें से हमसे जो भी त्रुटि हो हमें क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको पात्र परिचय करा देती हूँ। अदिति। नमस्कार, मैं अदिति कक्षा 8 से। मैं यहाँ
एंकर का रोल निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है, मैं यहाँ पर असिस्टेंट अनाया का रोल निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन है और मैं यहाँ पे साइंटिस्ट जायरा का रोल निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं यहाँ पर प्रियांशी नेगी यहाँ पे एक साइंटिस्ट रामालिंगन का रोल निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी रिश्ते और मैं यहाँ पे दादी और अंकल का रोल निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दिया है, मैं यहाँ पर डॉक्टर का रोल निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका है और मैं यहाँ पर एक रोबोट का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम दीक्षिका है, मैं यहाँ पर एंकर की भूमिका निभा रही हूँ एवं आखिर में मैं अपना छोटा सा सीन निभा रही हूँ। Everywhere is science, everything is science. Everywhere is science, everything is science. Science. कोई कहता है यूजफुल है, कोई कहता है लेसफुल है। आपका क्या विचार है? आइए देखते हैं इस स्क्रिप्ट को देखने के बाद। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी 3 Idiots, जिसका फेमस डायलॉग था लाइफ इज अ रेस। अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं भागोगे तो दुनिया तुम्हें कुचलकर आगे चली जाएगी। क्या आपको लगता है कि जिंदगी में आगे भागने से ही हम रेस को जीत सकते हैं? नहीं, अगर ऐसा ही होता तो खरगोश और कछुए की रेस में खरगोश अधिक बलवान होने के बावजूद भी कछुए की बुद्धि के आगे परास्त हो गया। तात्पर्य यह है कि बल अकेला काफी नहीं होता, बल के साथ बुद्धि का सही प्रयोग करने से भी हम लाइफ की रेस में आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसे एक छोटी काल्पनिक नाटक AI, देखते हैं इसकी पहली झलक। सैरी प्लीज प्ले द फर्स्ट सीन। यह बैंक का दृश्य। काम काम काम, कभी इसका कंज्यूमर कभी उसका कंज्यूमर तो कभी खत्म नहीं होता। एक पानी पीने का तब किससे मिले, काश कोई ऐसा होता जो 50 मिनट में खाना मिलेगा। ये है अस्पताल का सीन। काम काम काम, काम काम, बच्चे कोई पानी पीने के लिए पूछ सकती है। काश कोई एक ऐसा होता जो मेरे सारे काम आसानी से कर देता, चुटकी बजा दे। टेक्नोलॉजी की कश्मकश में थे तो कुछ ग्रेट साइंटिस्टों ने अपने सुपर इंटेलिजेंस और डेटा को एक रोबोट में फिट किया और बनाया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सैरी प्लीज प्ले द नेक्स्ट सीन। Hello, good morning, ma'am. Listen, Amira, cancel all the meetings today. Today, Mr. Ramalingam coming to see my operation. Okay, ma'am. A very big day for me. Make it should be perfect. Okay, ma'am. हेलो हेलो मैम, आप आ सकते हो अपनी मीटिंग के साथ। ठीक है। ये है ऑफिस का दृश्य। हेलो मिस्टर रामलिंगम। हेलो मिस जायरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्लीज हैव अ सीट। हाउ आर यू मिस्टर रामलिंगम? I am fine, and you? आई एम आल्सो गुड। Zaira, where is your new creation? You want to see my new creation? Yes, I want to see your new creation. Ali, my new creation, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हर एक फीड इन 1 terahertz and memory in 1 zettabyte। ये अकेले ही 100 लोगों का काम कर सकती है। ये सारी भाषाएं एवं सारी कलाएं भी जानती है। You want to see? Yes, I want to see. Ali is being हैदराबादी। कैसे हो मियाँ? बिरयानी हूँ ना, इसीलिए हैदराबादी हूँ ना। नेक्स्ट भोजपुरी। कैसन बानू? ठीक बानू। नाउ इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज फ्रेंच। Coming Sava, coming Sava. I am not sure, but what about emotional questions and to think? Absolutely right sir. इसमें जरूरत के हिसाब से इमोशन फिट किए गए हैं। जेंटलमैन, ईगो से ज्यादा आईक्यू की जरूरत होती है, जो इसमें भरपूर है। You want to see? Yes. Ali laugh. Ha ha ha. Ali try. Ali show anger. He don't agree me. Ali dance.
तुमको नहीं बोला। So, Mr. Ramalingam, what are you thinking? Very nice. ये चॉकलेट टोटो का काम 1 घंटे में कर सकती है। ये किसी को वही स्टैंड करके अरे जानकारी को बता सकती है। You want to see? Yes, I want to see. Alice, scan me. You are Mrs. Zaira. You are a scientist by professional. You are stop. So, Mr. Ramalingam, deal is done. Yes, Miss Zaira, deal is final. पहले इस्तेमाल करें फिर भी इस्तेमाल करें। Sari, please play the next scene. चलो मीटिंग तो हो गई। ये है मिस अमायरा, ब्यूटी कॉन्शियस। ये अपनी ब्यूटी की है और ये बहुत ही मजाकिया किस्म की इंसान है। क्या देख रही हूँ बार-बार? इतना मेकअप कर रही हूँ। कितने की लिपस्टिक है पता है? 5000 की लिपस्टिक है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ये एक सस्ती और ऑनलाइन शॉप से खरीदी गई 150 की लिपस्टिक है। बाकी करते तुम अपने को। चलो फॉलो मी। सारी प्लीज प्ले द नेक्स्ट सीन। हर मूवी में एक अहम किरदार होता है, यानी कि मूवी की नायिका। और इस नाटक में अहम किरदार था एमी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस सिक्के के दूसरे पहलू में है इस कहानी का एक अहम किरदार, यानी कि विलेन। ये है शर्मा जी, किसी बैंक में कार्यरत हैं। रात्रि के समय पर जब ये सो रहे थे तो इन्होंने गहरी नींद में एक सपना देखा। आइए देखते हैं इसकी पहली झलक। शर्मा wake up, शर्मा wake up, ha ha, शर्मा wake up, ha ha, शर्मा wake up, ha ha ha। मैं एक रोबोट हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं मानव जाति पर कब्जा करने। पर क्यों? ये पूरी दुनिया ऐसी है, यहाँ कोई भी अपना काम ठीक से नहीं करता। इसका फायदा मैं और मेरी पूरी टीम उठाएगी। हमने तो बनाया, तुम यहाँ से ऐसा करोगे? I am most powerful। हमारे पास IQ है। आपने बनाया उसके एडवांटेज काम कर रहे हैं, हमें नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज। सिस्टर, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, मैं कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब हमारी जगह पर AI रोबोट काम करेगा। अब पानी का बिल, बिजली का बिल और बच्चों की फीस कैसे भरूंगा? आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मिल गया तुम्हें सुकून। नाटक है नाटक।
मैं हूँ जूली, आपकी AI। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैंने तो सुना था हॉस्पिटल में मशीन वाली नर्स आई है। ये तो पूरी की पूरी इंसान दिख रही है। अंग्रेजी बोल लेती हो? यस मैम। मुझे भी अंग्रेजी आती है, पर थोड़ी थोड़ी। तुम्हें गढ़वाली आती है? आए तू छोड़, तू हिंदी ही बोल दे। बोल। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? तकलीफ पूछो। कुर्सी कहाँ है? Information not found. Information not found. मुझे Information not found. Information not found. क्या बोल रही है? Information not found. पानी ले आ। Server error. Server error. Server error. Server error. I am Julie. 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 क्या बोल रही है? Command mode activated. Command mode activated. Command mode activated. Command mode सिस्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। कार्य प्रगति पर, 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 कार्य प्रगति। बचा दे, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। कैसी दुनिया है ये? पैसे देकर भी अगर मेरा बच्चा नहीं बचा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। मैडम, आपको क्या हुआ? मेरा बच्चा बहुत बीमार है। इधर लाइए, मैं इसका चेकअप करती हूँ। मत रोइए, आपका बच्चा अब सुरक्षित है। थैंक यू सिस्टर, आप मेरे लिए भगवान की तरह हैं। अगर आप नहीं होती तो मेरे बच्चे का क्या होता? अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा पूरी तरह से सेफ है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर, हमें आप पर बहुत गर्व है। हमने मनुष्य की सहूलियत के लिए AI की खोज की, परंतु अब मुझे मैन पावर की अहमियत पता चल गई। अब से यहाँ पर AI सिस्टम भी चलेगा और मनुष्य भी काम करेंगे। सहूलियत के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी है, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य ने कंप्यूटर्स को बनाया है, ना कि कंप्यूटर्स ने मनुष्य को। मनुष्य की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, पर इतनी भी नहीं कि वो मनुष्य के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दे। इसलिए मनुष्य के स्थान पर किसी को नहीं रखा जा सकता है। इसलिए जीवन की रेस में आगे जाने के लिए हमें असाधारण होना पड़ेगा। ये गला दबाकर ही दम लेगी। अरे, मैं तो अपना इलाज कराने आई थी। इससे अच्छी तो मेरी बहू है। बहू। जी माँ जी। कहाँ है तू? आई। सच है सही क्या जो
नुकसान हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि एआई के क्या फायदे हैं। डेटा विश्लेषण। एआई बड़ी मात्रा में डेटा का तेजी से विश्लेषण कर सकता है और पैटर्न पहचान सकता है, जिससे कि हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। ऐसे मनुष्य को कठिन कार्यों को करने के लिए जोखिम नहीं उठाना पड़ता। एक उदाहरण के लिए उच्च विकिरण वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। एआई का इस्तेमाल करने से मानवीय गलती कम होती है। एआई को ठीक से प्रोग्राम करने पर यह गलतियां नहीं करता। व्यवसाय में कमी होना एआई से अधिक होता है। इससे एनालिटिक्स और संसाधन उपयोग बेहतर होते हैं। इससे लागत में कमी आती है। एआई एल्गोरिदम छात्रों की सीखने की गति, उनकी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करके उन्हें अनुकूलित शिक्षण अनुभव देती है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार। एआई का इस्तेमाल करके विकारों का निदान किया जा सकता है और निदान और उपचार बेहतर हो सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि एआई शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एवं रोजगार के क्षेत्र में कितना उपयोगी है, परंतु उपयोगी होने के साथ साथ यह नुकसानदायक भी है। आइए जानते हैं इससे इस पर निर्भर रहते हुए इसकी लागत बदलती रहती है। संवेदनहीनता। संवेदनशील निर्णय लेते समय मनुष्य स्वाभाविक रूप से और मार्गदर्शक शिक्षक थे श्री करण भंडारी जी। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे रही नए ब्लॉक की। अब अगला विकासखंड गैरसैंण विकासखंड मंच पे आइए और तैयार रहे थराली। सुन रहे चाचा? अरे चाची। सुन रहे भैया? अरे सुन रही बहना। हमारा तो बस इतना कहना, नाटक हम दिखलाएंगे, सोच बदल कर जाएंगे। नाटक हम दिखलाएंगे, सोच बदल कर जाएंगे। नमस्कार, हम जेएससी पजाना थाल के छात्र एवं छात्राएं ब्लॉक गैरसैंण से यहाँ पर एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। जी हाँ, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो इसी पर आधारित यह दृश्य भी देख लीजिए। मिलेगी भी या नहीं? इस वातावरण में तो मेरा दम घुटने लगा है। ब्रेकिंग न्यूज में भावना स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यूज चैनल पर। यहाँ देखिए, हम पहुँचे हैं शहर के पुराने मैदान किले में। लोगों की खास कर क्या हालत हो चुकी है। पूरे शहर में इमरजेंसी की हालत हो चुकी है। क्या यही था गांधी का सपना? क्या यही था नेहरू का सपना? क्या यही था अम्बेडकर का सपना? वो तो चाहते थे बस सुंदर सुंदर भारत हो अपना, लेकिन यह तो बन के रह गया शमशान जिसकी भयंकर है कल्पना। मैं हूँ प्रदूषण नगरी का राजा, बजा दूंगा पूरी दुनिया का बैंड बाजा। जब एक एक इंसान सांस लेने को तरसेगा, तभी तो मेरा कहर बरसेगा। हमारे घर वाले प्यासे हैं। हमारे भी घर वाले प्यासे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, हम पहुंचे हैं शहर के पुराने मैदान के नए बाजार। शहर के नए बाजार में यहाँ देखिए पानी का टैंकर आया है और ये लोग कैसे लड़ रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे? अरे दीदी, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि गंदा पानी हम पी नहीं सकते और ये पानी के हम पी नहीं सकते। तो देखा हम लोगों ने हमारे झंडी का भूगर्भ पानी खत्म हो चुका। मैं हूँ प्रदूषण नगरी का राजा, बजा दूंगा पूरी दुनिया का बैंड बाजा। और करो पानी को गंदा और बहाओ पानी। तुम जितना पानी को व्यर्थ बहाओगे, तुम उतना मुझे करीब पाओगे। करीब पाओगे, करीब पाओगे, करीब पाओगे। की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते जी, कहिए। मैं पेशेंट रोशनी की माँ बोल रही हूँ। क्या रोशनी की रिपोर्ट आ चुकी है? जी हाँ, रोशनी की रिपोर्ट आ चुकी है। कृपया अपने फैमिली मेंबर से किसी एक को भेज दीजिए। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं पेशेंट रोशनी की माँ बोल रही हूँ। बैठिए। क्या रोशनी की रिपोर्ट आ चुकी है? जी हाँ, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। मुझे आपको बहुत अफसोस से बताना पड़ रहा है कि उसको 3rd स्टेज स्टमक कैंसर हो गया है। हे भगवान, मैं ऐसा क्या कर लिया था जो ऐसे दिन देखने पड़ रही है? अस्पतालों में छाए चिंता के बादल। आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब? जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों को पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियां हो रही है। जैसे कि आप इन्हीं की बेटी को देख सकते हैं, पेट 3rd स्टेज स्टमक कैंसर हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल भूमि में बहुत से रासायनिक पदार्थ मिलाए जा रहे हैं और इसी भूमि में फल तथा सब्जियां भी उगाई जाती है और जिससे कि वे दूषित हो जाती है। दूषित फल सब्जियों को खाकर ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने, इसी के चलते सरकार ने इमरजेंसी कैंसर ट्रेन भी निकाली है। तो अंत में डॉक्टर साहब आप कुछ बोलना चाहोगे? रासायनिक पदार्थों से जो हो रही है धरती लाचार, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से हो रहे हैं जो लोग बीमार। तो देखा आप सभी ने, अस्पतालों में भी लग चुकी है कतार और डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं इसका उपचार। अब तो कैंसर भी फैल रहा है जैसे कॉमन फ्लू। हे मानव, अब इस दुनिया को कैसे बचाएगा तू? कैसे बचाएगा तू? कैसे बचाएगा तू? इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया, अब इस कूड़े का मैं क्या करूंगी? अरे क्या करना है, इसको फेंकने भी जाना पड़ेगा और कूड़ा भी रहेगा। इससे तुम भी खुश और मैं भी खुश। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे ठहरो ठहरो, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती? तुम ये कूड़ा जलाओगी और इससे होगा धुआं और वो धुआं करेगा हमारे पर्यावरण को प्रदूषित, जो कि ऑक्सीजन के जरिए जाएगा हमारे अंदर। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो भाई और बहनों, मैं आप सभी को इतना कहना चाहूंगी कि पेड़ पौधे ना काटें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। आज संडे का दिन है, सोच रहा हूँ क्यों ना गाड़ी धो लेता हूँ, मोटर चला लेता हूँ। ऐसे पाइप से धोते धोते कितना पानी व्यर्थ हो रहा होगा। अरे पानी वानी कुछ व्यर्थ नहीं हो रहा होगा, इस दुनिया में बहुत पानी है। तुम पानी व्यर्थ बहा के अपना समय बचा रहे हो। धोते जाओ धोते जाओ धो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे ठहरो ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश की हालत भी केप टाउन शहर जैसी हो जाएगी। केप टाउन शहर में एक भी बूंद पानी की नहीं बची है और बहुत जल्दी हमारे भारत की स्थिति भी कुछ ऐसे ही होने वाली है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो आपने देखा भाई और बहनों, जल बचाने का करो जतन, यही है सरोज जतन। यही है सर्वोच्च जतन, यही है सर्वोच्च जतन, यही है सर्वोच्च जतन। तो देखा आप सभी ने, जितनी जरूरत उतना पानी, ना बनने दे इसे कहानी, ना बनने दे इसे कहानी, ना बनने दे इसे कहानी। अरे आज संडे का दिन है, सोच रहा हूँ क्यों ना सब्जियों में केमिकल फर्टिलाइजर डाल दूं, लेकिन मैं इस केमिकल फर्टिलाइजर को डाल रहा हूँ। सब्जियों से हो जाएगा हमारे अंदर और हमें देगा कैंसर जैसी भयानक बीमारियां। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज से मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि आप कभी भी इस केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग ना करें, क्योंकि यह केमिकल फर्टिलाइजर सब्जियों और फसलों के माध्यम से हमारे अंदर जाता है और उससे कैंसर जैसी भीषण बीमारी हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। और उसी केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी जमीनें कुछ सालों तक उपजाऊ रहेगी, पर उसके बाद उन जमीनों में फल और सब्जियां उगना बंद हो जाएगी। इसीलिए आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती में फल और सब्जी भी स्वच्छ उगेंगे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। रह चुका है, इसीलिए जब एक व्यक्ति अपना पहला कदम उठाएगा, फिर उसके साथ सभी व्यक्ति अपना सहयोग करेंगे। जब गांधी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ और भारत स्वच्छता के नंबर पे 98 नंबर पे आता है। क्या भारत पहले नंबर पे नहीं आ सकता है? इसे पहले नंबर पे लाएंगे हम। धन्यवाद। ध्यान लगाए, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाए, साफ सफाई का रखोगे ध्यान, साफ सफाई
जानकी दादी का अभिनय कर रही है और हिमानी टीचर का अभिनय कर रही है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस नाटक का लाभ उठाएंगे। माँ, मैं तैयार हो गई हूँ, मेरे लिए खाना ले आइए। रानी, तुम नहा करके आई? माँ, परसों तो नहाई थी। तुमने हाथ धोए? माँ, हाथ को धोते समय धो लिए थे। वो छोड़ो, तुमने ब्रश किया? माँ, कल कर लिया था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ब्रश डेली करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है माँ। खाना खाओ। अभी खाती हूँ। खाना खा लो। नहीं आंटी, मैं घर से खा के आई हूँ। चलो रानी, स्कूल के लिए देर हो रही है। व्यक्तिगत स्वच्छता और अरे अरे रानी बेटा, क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ? रानी बेटा, इसे क्या हुआ? राधा, इसे क्या हुआ? मैम, इसको चक्कर आ गए हैं। तुम मुझसे पानी बुलाओ, मैं इसे घर फोन करती हूँ। ठीक है। हेलो हेलो, आप रानी की मम्मी बात कर रही हो? मैम, नमस्ते। नमस्ते, आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, आप उसको ला सकते हो? हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? उसे चक्कर आ गए हैं और उसकी तबीयत भी खराब है, तो आप उसको ला जाओ। ठीक है मैडम, मैं आती हूँ। अरे बहू, किसका फोन आया था? रानी के स्कूल से फोन आया था माँ जी। अरे रानी को क्या हुआ? पता नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गई है। अरे तुम आइए, चलो रानी। अरे बहू, आ गई तो? मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, आप बैठिए, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो डॉक्टर, यहाँ पे एक पेशेंट की तबीयत खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, आप उन्हें बैठा दो, मैं आ रही हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। बेटा, आपको क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं, मुझे उल्टियाँ हो रही है। अच्छा, फिर भी हम इसका एक ब्लड टेस्ट कर देते हैं। सिस्टर, ब्लड सैंपल लो। मैं कुछ दवाई दे देती हूँ, इसके खाने पीने का ध्यान देना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशीष कक्षा 12A1, आयुष कक्षा 12A1, मनोज कक्षा 12A1, साहिल ने का नाम मैं यहाँ से पुकार रहा हूँ, तो आप उनके मेडल भी ले लीजिए। प्रियांशु कुमार, साहिल, देखो